जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें तो अब उसने आपको बोला नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैड सोल्ड 40% ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 84। इसमें क्या करना है? इन्वेस्टिंग का आंसर बताना है। बनाओगे कैसे? लेजर क्लोजिंग ओपनिंग लिखेंगे, ओपनिंग डेबिट पे, क्लोजिंग क्रेडिट पे, 40% ऑफ ओरिजिनल मतलब 40% ऑफ ओपनिंग बेच देंगे उसको, और बाकी क्लोज कर देंगे। एसेट के रूल आते हैं तो ये इजीली हो जाएगा, नहीं आते तो फिर समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है। ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टिंग में आता है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्योंकि एसेट्स का ओपनिंग डेबिट होता है। टू बैलेंस BD 340, फिर क्लोजिंग भी है, क्लोजिंग बाय बैलेंस CD 280। ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया तो सिंपल काम है। अब बाकी का आप बताओगे। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैड सोल्ड 40% ओरिजिनल कॉस्ट प्रॉफिट ऑफ 84। बाय बैंक क्रेडिट में चार्जेस नहीं ऐसे नहीं निकालना है। पहले 40% ऑफ 1,36,000 एग्जैक्टली वो बेचेंगे और 84 नहीं, अमाउंट कैसे निकालोगे? और बाय बैंक 136 40% इन्वेस्टमेंट किसका 40? और इसका ओपनिंग इसका 40% कितना हुआ? 220 बाय बैंक में आएगा 220। रुको, पहले तो यहाँ नीचे ही कर लेते हैं। 340 जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका 60% तो छोड़ दो, क्योंकि उसका तो हमने कुछ किया ही नहीं। 40% बेचा ना, तो 40% निकालना होगा। 10% 34, 68, हाँ 136। 1,36,000 की इन्वेस्टमेंट्स हमने बेची, पर बेची कितने में? 84 के प्रॉफिट में। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 220। 220। अब आपको एसेट का जो लेजर है उसका रूल तो याद ही है। आप क्रेडिट में क्या लिखते हो? बाय बैंक उसमें क्या लिखते हो बाय बैंक में? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 220, और इस पे हमें प्रॉफिट हुआ है, वो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड टू P&L अकाउंट। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये प्रॉफिट है। ये कितना है? 84,000। ठीक है। क्या ये लेजर मैच करना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, पर नहीं करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। पहले टोटल देखो दोनों साइड्स का। 5 यहाँ बैलेंसिंग फिगर बचेगी, इसको क्या लिखेंगे? और ये क्या है? इन्वेस्टमेंट परचेज्ड या बॉट, इंग्लिश तो आती है सबको, मार्क्स से पता चलता है। ड्यूरिंग द ईयर, समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये क्या है। ये ऐसे नहीं लिखना। अब लेजर बनना तो एक पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कैश फ्लो में जाता कहाँ है। रुको, ये कलर पहले भी यूज कर लिया। अब बताओ, ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ जाएंगे? ओपनिंग क्लोजिंग कैश फ्लो में कहीं भी नहीं जाते। जिसका भी लेजर बन गया उसके ओपनिंग क्लोजिंग कभी कहीं नहीं जाते। ये बाय बैंक आ जाएगा। इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव, इन्वेस्टिंग में सेल है ना, सेल ना, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस साइन के साथ आएगा, क्योंकि पैसे आए हैं। वो देखने में अजीब सा लग रहा है कि प्लस है या माइनस है। कलर अच्छा नहीं है। कौन सा कलर चाहिए तुम्हें? ऑरेंज ऑरेंज तो सेम ही हो जाएगा। डार्क वाला। पर्पल कर दो। चलो ठीक
अब बाद में पर्पल करेंगे। प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ड्रिप में जाएगा। लेस फ्रॉम दिस। हाँ, ये जब वो एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग हाँ मतलब एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में जाता है। ये क्या ये इन्वेस्टिंग में जाता है? नहीं जाता। आपने मेरे से शायद पिछली क्लास, कोई भी एसेट का प्रॉफिट या लॉस इन्वेस्टिंग में नहीं जाता, इनडायरेक्टली जा रहा है। पता है कैसे? क्या ये जो 220 आप लिख रहे हो इसके अंदर प्रॉफिट नहीं है तो सही, तो अलग से दोबारा थोड़ी लिख दोगे। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, तो ये जो प्रॉफिट है इसके दो इफेक्ट क्या है? एक ये ऊपर जा रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरा सेलिंग प्राइस में भी तो इंक्लूडेड ही है ये। तो खैर उतना मत सोचो, बस अब ये याद रखो कि ये वाला जो पैसा आया वो लिखेंगे इन्वेस्टिंग में, और जो प्रॉफिट हुआ वो लिखेंगे ऊपर। तो ये हमारा निमोनिक जो है उसमें चला जाएगा, ठीक है। और फिर ये टू बैंक, ये इन्वेस्टिंग में नेगेटिव साइड के साथ ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। तीन चीजें। तो अगर हम यहां से सिर्फ इन्वेस्टिंग का आंसर बताना चाहें तो 144 पॉजिटिव 2,20,000 माइनस 76, ठीक है, वो हमारा आंसर है इन्वेस्टिंग का। और वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग है, पैसा आया, ठीक है। आपको लेजर बनाना आना चाहिए किसी का भी, चाहे वो फिक्स्ड एसेट का हो। अब इसमें नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट होती नहीं। फिक्स्ड एसेट में एक चीज और हो सकती थी कि डेप्रिसिएशन भी होता, उसे हम यहाँ लिखते हैं। ये हमने डिस्कस किया था उस पिछली क्लास में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली में। और डेप्रिसिएशन जब हम लिखते हैं फिक्स्ड एसेट में, यहाँ वो किसका डेप्रिसिएशन लिखते हैं? बिकने वाली मशीन का या बाकी बची हुई? बिकने वाली मशीन का। अगर तो आप हाँ दो लेजर बना रहे हो एक्यूमुलेटेड वाला तो आएगा, वरना उसका कोई काम ही नहीं है। ओके, छोटे से छोटे क्वेश्चन ही है इसके, ये इसमें थोड़ा सा आपको क्योंकि इसमें ये शायद ज्यादा लेजर्स बनेंगे। तो हमारे पास अब यहाँ पे है प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो इन दोनों के लेजर बनेंगे क्योंकि इनकी एडजस्टमेंट भी है। पेटेंट की एडजस्टमेंट है, उसका भी लेजर। और गुडविल की कोई एडजस्टमेंट नहीं तो कोई लेजर नहीं, वो ऐसे ही बता देंगे हम, ठीक है। पहले हम लेजर बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर निकालेंगे। तो आपको प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो एक ही साथ बनाने हैं। पहले यहाँ उनकी लाइनें बनाते हैं। अब कौन सा कलर? पर्पल। यस क्या दवाई खाई थी आज? नहीं लग रहा भाई अलग सी दवाई बनती होगी इसके लिए। उससे ठीक नहीं हो रहा जी का एक्सेंट अभी सही है। हाँ नहीं क्या करना। अरे यार, एक तो ये इस पे ना मूव भी नहीं करता। तो एक तो है मशीनरी अकाउंट, ये रफ वर्क है या वर्किंग नोट है? ये शो करना है, ठीक है, कहीं पीछे जाके रफ में बना दो दो लेजर और नीचे आंसर लिख दो। अगर ये आता है जैसे 6 मार्क्स में सिर्फ ये तो नहीं आएगा, इसके साथ थोड़ा सा और आता है, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे कि आप ये लेजरिंग दिखाओगे, बस वहां इन्वेस्टिंग में 4 लाइन लिख दोगे। और अगर उसने यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोला है तो आप यहाँ पे भी वही, अब आप प्रोविजन नहीं लिखोगे, ठीक है, सेम टर्म यूज करना। तो पहले इसी का लिख देते हैं, इसका ओपनिंग बैलेंस। ब्लू पेन क्या? इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? 90 और 1, और उसका 3 और 320। आपको ये पता है ना एसेट ओपन का होता है, क्लोज का होता है किस साइड पे, और आपको ये लायबिलिटी है वो भी पता है, वो साइड्स तो क्लियर है ना सबको है।
अब इसके एडजस्टमेंट देखते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 36। ये बिकने वाली मशीन का है या सबका है? सबका सबका है, पता चल रहा है पढ़ के? मतलब अगर वो बिकने वाली मशीन का लिखता तो वो ऐसे लिखता ना कि मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑन विच डेप्री, ऐसे तो सबका है। अब जो हर सारी मशीन्स का डेप्रिसिएशन होता है वो इसमें कहाँ जाता है? Accumulated depreciation. वो में होता है जो बिकने वाली मशीन का होता है। हाँ वो ये क्वेश्चन अलग है। अभी क्या है, आप लोगों ने हमेशा रट रखा है कि ये चीज तो बैलेंसिंग फिगर से आती है, तो ये दे कैसे देगा वो? भाई वो कुछ भी दे सकता है। ये यहाँ वाला डेप्रिसिएशन है, बाकी मशीन्स का डेप्रिसिएशन तो यहाँ आता है जो वाइल्ड में जाता है, ये वही तो है। अब इसमें कुछ और मिसिंग होगा, क्या मिसिंग होगा वो देखते हैं, ठीक है? नहीं वैसे वो तो उसने बता ही दिया बुक वैल्यू, वो चलो पहले ये करो। तो यूं रट मत लेना कि ये तो दे ही नहीं सकता, ये तो बैलेंसिंग फिगर होता है, उसने दे दिया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 36। ठीक है। अब एक और चीज है, जो मशीन आप बेचते हो आपको उसका डेप्रिसिएशन भी चाहिए होता है, वही डेप्रिसिएशन क्रॉस होता है इधर और इधर। वो डेप्रिसिएशन वैसे मिलता कैसे है? हमारे पास मशीन की कॉस्ट होती है और बुक वैल्यू होती है, हम माइनस कर देते हैं। यहां पर उसने हमें सिर्फ मशीन की बुक वैल्यू बताई और सेलिंग प्राइस बताया, तो इसका डेप्रिसिएशन तो हमें पता ही नहीं क्योंकि कॉस्ट तो बताई नहीं। अब वो बैलेंसिंग फिगर होगा। यहाँ आप ऊपर वाला लेजर पूरा बनाओगे, ठीक है, ऊपर वाला लेजर पूरा बन जाएगा और इस साइड पर बैलेंस बचेगा, वही बैलेंस यहाँ क्रॉस होके आएगा। समझ में आया? मैंने जब ये क्लास एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली उसमें बोला भी था कि कुछ भी बचेगा, तो नहीं फिक्स्ड एसेट जो भी क्लास हुई थी। तो ऐसे मत सोचना कि हमेशा ये बैलेंसिंग फिगर है। इस क्वेश्चन में तो उसने ये बता दिया और ये वाला नहीं बताया जो क्रॉस होता है बिकने वाली मशीन का, और आप इसमें रहोगे कि अरे डेप्रिसिएशन तो क्रॉस होने वाला मिलता है, आप यहाँ लिख दोगे, गलत हो गया। आके मुझे बोलोगे पूरा पेपर ठीक है सर, 51,000 रेडी रखना, ठीक है 3-4 साल हो गए सुनते हुए चुप रहो। मशीन हैविंग बुक वैल्यू 20 वाज सोल्ड एट, अब जो है वो तो लिखो, सेलिंग प्राइस और 4,000 प्रॉफिट है लॉस है, तो फिर इसी साइड कितना? क्या मशीनरी की क्रेडिट पे नहीं आएगी? जब उसका नहीं बना, जब एक ही लेजर हो, जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग बन रहा है तो फिर तो इसी में आएगा ना। बट अब बैलेंसिंग फिगर तो उस साइड बच रही है, वो परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, पर इसने हमें कोई तरीका भी नहीं बताया कि अरे नहीं यहाँ से आ जाएगा यार, इधर देखो ना, ये लेजर भी तो मैच करेगा। इसका टोटल क्या है? 26 आ गया। ये अब देखो यहाँ तो 1 लाख है, क्या बचा? और ये 26 क्या हुआ? जो मशीन बिकी ये उसका डेप्रिसिएशन है, ये क्रॉस होके उधर जाएगा टू प्लांट एंड मशीन। उसका नाम क्या है वही लिखना है, तुम लोग कुछ भी बोली जा रहे हो। अच्छा प्लांट एंड मशीन, वहां ऊपर गलत लिखा है, ये है बैलेंसिंग फिगर। आप इसको बाय डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, बाय P&L भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो क्योंकि डेप्रिसिएशन भी P&L में ही जाता है। ये समझ में आया? और ये यहाँ क्रॉस होता है तो ये जाएगा इधर। अब सब कुछ आ गया इसमें, और कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे परचेज आएगा तो उसके लिए टोटल करना होगा। 66 तो यहाँ आएगा 66,000। अब ये बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो
आपने जो रटा है वो तो ठीक है, पर एक ये चीज समझो कि लेजर समझ लो कि कौन सी चीज कहाँ आती है, वरना वो प्रॉब्लम करेगा बाद में। हमारे पास इस क्वेश्चन यूजुअली क्या होता है, ये हमें क्वेश्चन में दिया होता है और ये बैलेंसिंग फिगर निकलता है, पर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि ये हमेशा हो। आप यही सोच के जाओगे एग्जाम में तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ उसने लिख दिया था डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 36, इसका बिकने वाली मशीन से कोई लेना देना नहीं है, बिकने वाली मशीन का नहीं बताया, तो हमने 36 यहाँ पर लिखा। अब ऑब्वियसली ये भी एक फिगर आएगी, ऐसा हो नहीं सकता कि ये ना आए। अगर ये खुद से मैच ऐसे ही कर जाता तो अलग बात होती, पर ये करेगा नहीं, क्योंकि बिकने वाली मशीन का भी कुछ तो डेप्रिसिएशन रहा ही होगा। उसने हमें सेलिंग प्राइस बताया, हमने वो लिख दिया, लॉस भी उसने बता दिया, हमने वो लिख दिया। ये 26,000 नीचे से निकल आया, जैसे जब हमने इसको क्लोज करा वो 26 वहां लिखा। अगर आप ये 26 नहीं लिखोगे, पहली बात तो ये लेजर क्लोज नहीं हो सकता, वो जिसको आता नहीं है वो ऐसे ही यहाँ पे 126 लिख देगा जबरदस्ती, और ये फिगर गलत आएगी उसके बाद। अब आपकी दो गलतियां हो गई, मतलब एक तो इस वर्किंग नोट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, और ये जो मशीनरी बॉट ड्यूरिंग द ईयर है, ये भी आप इन्वेस्टिंग में गलत लिखोगे। ये चीज समझ में आई? तो एग्जाम में ध्यान रखना इस चीज का। ये क्वेश्चन 2 या 3 साल पहले मेरे से एक गवर्नमेंट स्कूल वाले किसी बच्चे ने पूछा था, उसके स्कूल में आया था, तो स्कूल्स में भी आ जाता है प्री बोर्ड में, और एग्जाम में आने के तो चांसेस है। और एनी केस आपको पता तो होना ही चाहिए, दिमाग तो होना ही चाहिए ना अपने। ये कहाँ जाएगा इन्वेस्टिंग में, जब हम इन्वेस्टिंग बनाएंगे तब वही लिख लेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे, अभी बनाना ही है। एक और लेजर भी बनाना है, कौन सा? वो जो छोटा सा लेजर है। टू बैलेंस BD, पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस 260, क्लोजिंग अब वो बोलता है पेटेंट्स हैविंग बुक वैल्यू 80 वर सोल्ड फॉर 110, सेम वही चीज, क्या करोगे? बाय बैंक अकाउंट 110, प्रॉफिट हो गया, कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड बड़ी है। अब ये कम कैसे होता है पेटेंट? एमोर्टाइजेशन, ठीक है। ये इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ है, तो इसको बाय P&L लिखना। ये हमें कैसे पता चलता है यहाँ बच रहा है तो क्या, यहाँ बच रहा है तो क्या? रूल देख करके। यहाँ पेटेंट तब आता है जब वो बढ़ रहा हो, एसेट का रूल, और जब एसेट कम हो रहा हो तो क्रेडिट होता है। अब कम कब होता है? जब राइट ऑफ होता है। कितना अमाउंट आएगा? 290 है, 40 नहीं आएगा। ये है रिटर्न ऑफ वाली वैल्यू। ये तो छोटे क्वेश्चन है, अभी तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये लिख लिया। अब इन्वेस्टिंग में ये सारी चीजें लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा। दो लाइन। अब हम बच्चों की तरह मार्क नहीं करने वाले कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है, चलो कर ही लेते हैं, बच्चे ही हैं सारे, कोई बात नहीं। इस लेजर में बताओ, पहले ये कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। अब बाय बैंक, इन्वेस्टिंग, ठीक है। ये कहीं नहीं ड्रामे वाइल्ड, सब वाइल्ड। ये भी नहीं, ये क्रॉस होता है, ये कहीं नहीं जाता। ये इन्वेस्टिंग में माइनस, और इसके ओपनिंग क्लोजिंग भी किधर नहीं जाने वाले, और ये कहाँ जाएगा? ठीक है। अब इन्वेस्टिंग में सेल है 16 और परचेज है 66, तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी
परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सेल थी 16 और परचेज है 66, तो बस साइन का ध्यान रखना है। अगर इसमें साइन गलत लिखा तो आंसर ऑब्वियसली गलत है, फिर आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, फिर ऐड कर दोगे। साइन तो यहाँ बहुत ध्यान से लिखना है और कॉमन सेंस यूज करना है। ऊपर देखो, इसमें ऑब्वियसली ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाएंगे इस लेजर के। ये प्रॉफिट है ऑन सेल, ये कहाँ जाएगा? ठीक है। बात बताओ, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं। एक्सपेंसेस वो करंट एसेट होते हैं बस। क्यों इंटेंजिबल नहीं होते? इंटेंजिबल करंट एसेट होते हैं ना। अभी बात करते हैं इस बारे में, रुक जाओ। ठीक है, ये ड्रिप में जाएगा और ये रिटर्न ऑफ। हम अभी ये दोनों ही नहीं कर रहे क्योंकि ऑपरेटिंग कर रहे होते तो लिखते। और ये क्या है? सेल, तो ये आएगा। ठीक है, अब एक चीज रह गई थी, गुडविल। देखते हैं राइट ऑफ हो रहा है या परचेज हो रहा है। गुडविल कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, यहां से सीधा देखो परचेज, तो इन्वेस्टिंग में आएगा। राइट ऑफ हो रहा होता तो ऊपर ही जाता है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन करेंट, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ गुडविल 20,000 था ना, तो फाइनल आंसर क्या आता है इन्वेस्टिंग का? कर लो प्लस माइनस, -50 है 150 70 -70 और हाँ 40, ये पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ठीक है, अब बोलो हुनर जी, क्या कह रहे हो आप? हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है, जैसे आप गूगल पे देखो तो आएगा इंटेंजिबल करंट एसेट। जब इंटेंजिबल एसेट कम होता है, जैसे गुडविल कम होती है, तो हम उसको राइट ऑफ वाइल्ड में डालते हैं। तो वो वाइल्ड जैसे सॉल्यूशन में वाइल्ड में डाला हुआ था, वो उसमें ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस में वो रखा था। किस में? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। आपने कहाँ देखा ये क्वेश्चन सैंपल पेपर? प्रीपेड को रिटर्न ऑफ में लिया उन्होंने। नहीं लिया हुआ ना, क्यों नहीं लिया हुआ ये? हाँ, तो सही किया उन्होंने। टेंजिबल और इनटेंजिबल में फर्क बताओ। नॉन टेंजिबल लिखने वाला था। तुम लोगों के साथ रह के मैं भी आधा पागल हो गया। हाँ, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है और इनकी नहीं है। आप हर एसेट को ऐसे डिवाइड कर सकते हो। आप चाहो तो आप जो नॉन करेंट एसेट्स हैं उसमें भी ये दो कैटेगरीज बना लो, आप करेंट एसेट्स में भी ये दो कैटेगरीज बना लो। ठीक है, पर लॉ जो आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में क्या आपने कभी करेंट एसेट्स को नॉन करेंट टेंजिबल और इनटेंजिबल में डिवाइड किया है? क्या करना पॉसिबल है? करना पॉसिबल है, पर बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट पे किया नहीं जाता, क्योंकि बैलेंस शीट में सिर्फ किस एसेट को डिवाइड किया जाता है? नॉन करेंट में भी फिक्स्ड, क्योंकि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी तो नहीं डिवाइड कर रहे। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट गोल्ड हो सकता है, वो टेंजिबल हो गया, शेयर्स हो सकता है, इंटेंजिबल हो गया। जब मैं बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉन करेंट में लिखते हैं पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका अपने आप में मतलब है टेंजिबल वाले फिक्स्ड एसेट्स, इसीलिए इसके साथ लिखते हैं एंड इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि पीपीई इसका AS10 है और AS10 सिर्फ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की बात करता है और उसका नाम पीपीई है। इंटेंजिबल एसेट्स का AS पता होना चाहिए। गुडविल का कौन सा पढ़ा था? ये 26 है। ठीक है, ये जो बात करते हैं ना, ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की बात करता है, ये टेंजिबल करेंट एसेट्स की बात नहीं करता। पर करने को तो हम करेंट एसेट्स को भी टेंजिबल इंटेंजिबल में डिवाइड कर सकते हैं, पर ये किया ही नहीं जाता। अगर आप वैसे सोच, तो जब हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, इसका अपने आप मतलब है फिक्स्ड एसेट्स जो इंटेंजिबल है, क्योंकि करंट को तो हमने डिवाइड ही नहीं करा इंटेंजिबल टेंजिबल में। तो जैसे सर जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो एक इंटेंजिबल एसेट है, वो कम हो रहे हैं, तो फिर तो वो रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट में आना चाहिए, पर वो फिक्स थोड़ी है। हम सिर्फ फिक्स्ड एसेट से डील कर रहे हैं ये काम करते हुए, उसके अलावा किसी से नहीं। बात समझ में आई? तो ये डिवीजन हर टाइप के एसेट पे पॉसिबल है,
पर आप यूं नहीं सोचते, आप सिर्फ ये डिवीजन फिक्स्ड एसेट्स पे अप्लाई करते हो। फिक्स्ड एसेट्स में आप टेंजिबल लेते हो, फिक्स्ड एसेट में आप इंटेंजिबल लेते हो, और जब फिक्स्ड एसेट के इंटेंजिबल लिए तो फिक्स्ड एसेट्स के इंटेंजिबल लिए, अब ये राइट ऑफ हो गए तो ये वाइल्ड में चले जाएंगे, बढ़ गए तो इन्वेस्टिंग में चले जाएंगे। बस बात करो। बाकियों में आपने ये डिवीजन करना ही नहीं है। बाकी सारे करंट एसेट्स वो इंक्रीज डिक्रीज में जाएंगे कुछ एक्सेप्शंस के अलावा। बस समझ में आई? अच्छी बात आ गई। तो अब इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये वाला, पहले आप क्वेश्चन देख लो, काफी कुछ है। और ये एक डॉट फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ। गुडविल है जो इंक्रीज होता दिख रहा है, कोई एडजस्टमेंट है गुडविल की? नहीं, तो ये तो सीधा सीधा चला जाएगा परचेज ऑफ गुडविल। पेटेंट है, पेटेंट की एडजस्टमेंट है, ठीक है। मशीन की तो होगी ही। 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन लैंड इसकी है 5th, ठीक है। और शेयर्स इन एमरटैक्स लिमिटेड, उसकी भी कुछ दिख रहा है हमें। वैसे तो वो एडजस्टमेंट क्या है, उस पर डिविडेंड मिला है, वो हमें देखना है कि कब किस वैल्यू पे मिला है। ऐसे इसमें ना लिख सकते हैं हम, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें कोई इतने सारे लेजर नहीं है। बस ये देखना है आप लोग कितना बता पाते हो। तो जिसका तो कोई लेजर नहीं है वो सीधा सीधा देख लेते हैं। जैसे गुडविल बताओ क्या करना है। परचेज ऑफ गुडविल 2 लाख। तो सबसे पहले परचेज ऑफ गुडविल 2 लाख रुपीज प्लस माइनस। ये ऐसे लिखा तो गलत है, बिना इसके तो पक्का गलत हो जाएगा। अब हम इसे हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। पेटेंट लेजर बनाना पड़ेगा। मेंटली बता सकते हैं, ऐसे भी बता, पर फायदा नहीं, मार्क्स तो लेजर के मिलेंगे। और लेजर बनाएंगे और साथ ही वैल्यू वहां पे लिख देंगे। पेटेंट 280 और 160। अब इसकी एडजस्टमेंट क्या है? पेटेंट्स वर रिटन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 40। कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे बाय P&L अकाउंट। कितना? अब अगर P&L इस साइड आ रहा है ऑब्वियसली इट मींस ये रिटर्न ऑफ है या अमोर्टाइज्ड है, कैसे भी कह लो। दूसरा वो ये बोलता है सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20। अमाउंट नहीं बताता, पर आप लेजर में ये वैल्यू डाल दो, अपने आप बैलेंसिंग फिगर से आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट को कहाँ लिखोगे? 2 P&L अकाउंट कितना था? 20 था ना। अब देखो यहां बचेगा बैलेंस, वो होगा सेलिंग प्राइस, हमें तो उसी से मतलब है। तो ये 3 लाख आता है, तो इधर भी 3 होना चाहिए, और यहां बाय बैंक। ये कहीं नहीं जाएगा, ये भी कहीं नहीं जाएगा, ये प्रॉफिट ड्रिप, ठीक है, ऊपर चल, और ये रिटर्न ऑफ ऊपर चला जाएगा, ये जाएगा इन्वेस्टिंग में। अब एक चीज याद रखना, आपको क्या आदत है, वो बताता है कितने वाला पेटेंट कितने में बेचा, इसमें वही नहीं बताया। अगर आपको लेजर आता है अनकन्वेंशनल, मतलब कुछ और बैलेंसिंग फिगर है, डरो मत, जो दिया है वो डालो, अपने आप वो बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। पहले ही सोच के ऐसे होगा कि ये कैसे होगा, फिर कभी नहीं होगा वो क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन है तो सॉल्व भी हो ही सकता है, इतना उसमें इंफॉर्मेशन होगा ही, बस आप उसको लिखो तो सही। सेल ऑफ पेटेंट 1 लाख। ओके, उसके बाद ये भी हो गया। मशीनरी, इसका भी लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये है, बस एक ही है वैसे तो, पर लेजर तो बनाना ही पड़ेगा। टू बैलेंस BD, ओ
कितना है मशीन का ओपनिंग? 10:20 और क्लोजिंग 12:40। बाय बैलेंस CD 12:40। अब वो क्या बोलता है एडजस्टमेंट में? मशीन कॉस्टिंग 140, कॉस्टिंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 60, वो सोल्ड फॉर 50। 30 का लॉस। पहले बुक वैल्यू निकालो क्योंकि प्रॉफिट लॉस ऐसे ही निकलता है। 140 की मशीन पे 60 डेप्रिसिएशन लग चुका है तो बुक वैल्यू 80, और बेची कितने में? तो पहले तो हम सेलिंग प्राइस लिख देते हैं बाय बैंक। प्रॉफिट हुआ लॉस 30 का, क्योंकि 80 से कंपेयर करेंगे। और कुछ लिखा है? डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये बाकी मशीन्स का है 140। बेचने वाली मशीन का डेप्रिसिएशन लेजर में नहीं आता जब सिंगल लेजर बन रहा हो। बाय डेप्रिसिएशन जो बाकी है, इसको भी P&L लिख सकते हैं, पर फिर कंफ्यूज ना हो जाओ आप ये दोनों में, इसलिए ऐसे लिखा 140। अब टोटल करो। $1460 1460 4। अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये भी कहीं नहीं जाएगा। सेल इन्वेस्टिंग अभी लिख देंगे। ये क्या है? लॉस। ये कहाँ जाएगा? वाइल्ड। ये भी वही, ये भी डेप्रिसिएशन, और ये परचेज, ये भी अभी उधर लिख देंगे। सेल और परचेज। सेल कितने की हुई? 50, और परचेज वो नेगेटिव साइन। ठीक है, 3 चीजें तो कर दी हमने। ओके 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 60 और 160, ये हमने खरीदी। इसका कोई एडजस्टमेंट है? क्या है? ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये वो बोलता है ऑन। आप देखो ड्यूरिंग द ईयर आपने इन्वेस्टमेंट और खरीदी है? नहीं, वैसे वो सेल परचेज दोनों ही दे रहा है ना, तो फिर तो खैर आपको हाँ लेजर ही बनाना पड़ेगा। एक और लेजर, कितने लेजर बनाए अब? तो खैर ओपनिंग क्लोजिंग दे लेते हैं। 60 160 इस साइड बना लेते हैं, फिर इधर आ जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो काफी चांसेस है कि यही 6 मार्क्स में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सही चीज है इसमें। टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD, क्या अमाउंट्स थे? 60 और 160। अब इसके एडजस्टमेंट देखते हैं। ऑन 31 मार्च 10% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड फॉर 180। हमने कब खरीदे? ये ईयर एंड पे। कितने के खरीदे? 180, एंड सम इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20। चलो ये जो खरीदे है ये तो एंटर ही कर दे। 180 टू बैंक, एंड सम वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, तो प्रॉफिट इधर लिख देंगे। अब वहां एक ही बैलेंसिंग फिगर बचेगी, और वो क्या होगी? सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो ये 260 हो जाता है। बाय बैंक 1 लाख। पर अगर ये 6 में आता है, ये भी लंदी है, पता है क्यों? हर लेजर की हेडिंग लिखनी है, डेबिट क्रेडिट लिखना है। अभी तो हम लाइंस पूरी नहीं बना रहे, टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं है टाइम नहीं लगेगा। अब ओपनिंग क्लोजिंग नहीं जाएंगे। ये क्या है? प्रॉफिट कहाँ जाएगा? तो अभी तो हम वो बना नहीं रहे। और ये सेल परचेज है,
सेल 1 लाख, परचेज 180, पर एक चीज अभी रहती है, हाँ इंटरेस्ट, पहले ये लिख देते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेल कितना था? 1 लाख और परचेज 180। अब इससे रिलेटेड देखो, किसी भी चीज का इंटरेस्ट कभी उसके लेजर में नहीं आता, किसी भी इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, वो हमेशा अलग ही होगा। अब प्रॉब्लम ये है, यहां तो खरीदा बेचा क्या क्या करा, इंटरेस्ट देना किसने, तो इसलिए उसने सिंपल कर दिया, नहीं तो खुद से निकालना तो इतनी इंफॉर्मेशन में पॉसिबल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज रिसीव्ड ऑन, ओपनिंग पे होगा क्योंकि तो ओपनिंग है 60। एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड शांति रखो। साल के स्टार्टिंग में कितना था? 60,000। जो हमने और खरीदी वो ईयर एंड पे खरीदी, तो उन्हें भूल जाओ। एंड सम वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो बेची भी ईयर एंड पे है, वरना तो हो नहीं सकता। तो अगर हम यहाँ एक टाइमलाइन बनाए, साल के स्टार्टिंग में कितने रुपीस की इन्वेस्टमेंट थी? 60। पूरे साल आपने कुछ नहीं किया, आपने दोनों काम ईयर एंड पे किए, आपने खरीदा भी यहीं बेचा भी यहीं, तो पूरे साल इन्वेस्टमेंट कितनी रही? 60। कितना इंटरेस्ट है? 10%, तो उसी पे मिलेगा 6,000। ये बात समझ में आती है? क्योंकि वो हमें ये बता रहा है, मतलब इसी को ऑन 31 मार्च इतने इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज ईयर एंड पे एंड सम वर सोल्ड, ये उसी दिन हुआ है, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाज रिसीव्ड। अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बोला मैंने, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ना मिला होता तो क्या इन्वेस्टिंग में आता? नहीं आता, एक्रूड हो जाता। एक्रूड का मतलब पता है कि डेट आ गई है पर मिला नहीं है, यहां तो मिल ही गया ना। अगर एक्रूड हो जाता तो दो चीज बता देता हूं, देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड के दो इफेक्ट्स होते हैं कैश फ्लो में। क्या? एक तो ड्रिप, एक तो यहां जाता है, ये क्या है? इंटरेस्ट रिसीवेबल। रिसीवेबल तो इन एनी केस है ना, यहां तो वो जाएगा ही जाएगा 6,000। दूसरा इफेक्ट है इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में कब जाएगा? जब एक्चुअली मिलेगा, क्योंकि यहां जाता है इंटरेस्ट रिसीवेबल, यहां जाता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो रिसीवेबल 6,000 तो वो हमेशा है और ये वहां लेस होता है, ठीक है। वहां तो इसने जाना है, हमारे केस में मिल भी गया, इसलिए यहां भी माइनस, अब हम ये बना नहीं रहे इसलिए हम लिख नहीं रहे, और यहां पे प्लस। पर अगर ये मिला ना होता, ये एक्रूड होता, तो ये यहां नहीं आता, फिर ये सिर्फ यहां आता। और आपकी बैलेंस शीट में फिर ये दिख रहा होता करंट एसेट्स में, क्योंकि मिलना एक्रूड, उसको आप बस काट देते, एक जगह लिख के काट देते। तो यही तो डिविडेंड पेबल में भी होता है कि ऊपर पेबल आता है और नीचे पेड आता है, वो दोनों मैच नहीं करते तो बैलेंस शीट में उससे करंट लायबिलिटी भी क्रिएट होती है। तो वो सेम चीज यहां भी तो एप्लीकेबल है। अगर रिसीवेबल तो देखो हमेशा ही होगा, और उतना ही मिल गया तो उतना ही रिसीव्ड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, दोनों जगह लिख देंगे। पर रिसीवेबल है पर मिला नहीं तो यहां नहीं लिखेंगे, और ऑब्वियसली फिर आपको बैलेंस शीट में करंट एसेट में 6,000 दिख रहे होंगे कि ये एक्रूड है हमारा। उसका बस एक इफेक्ट है फिर यहाँ, क्योंकि अब वो बैलेंस शीट में दिख रहा है। अगर वो मिल चुका है तो वो बैलेंस शीट में दिखेगा ही नहीं, फिर वो नीचे एडजस्टमेंट में होगा, तो फिर उसके दो इफेक्ट बनते हैं, सिंपल सी चीज है। तो यहां पे क्या लिखेंगे अब? इंटरेस्ट रिसीव्ड 6। मोस्ट बच्चे ये भूल जाएंगे, वो सब कर देंगे, ये भी कर देंगे, पर इंटरेस्ट भूल जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट लेजर में नहीं जाता कभी उस चीज के, याद रखना, वो अलग से ही कैलकुलेट करना है। ओके, अब ये भी हो गया। इन्वेस्टमेंट इन लैंड, तो पहले था वो एक, क्लोजिंग भी एक, देख के लगता है कुछ भी नहीं हुआ, पर अगर हम यहाँ देखें, प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड आउट ऑफ सरप्लस फंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस एंड लेट आउट फॉर एंड, अच्छा ठीक है, हमने ये लैंड तो पहले से खरीदी हुई है, अब हमने इस पे रेंट भी रिसीव करा। क्या हमने लैंड और खरीदी या बेची? तो अपने आप में लैंड की सेल परचेज कोई नहीं है, पर उस पे हमें रेंट मिला है। अब आप एक बात बताओ, ये ड्रिप में आर क्या होता है? रिसीवेबल। यहां पर रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल तो है 30। अगर हम पूरा बना रहे होते यहां भी लिखते। दूसरा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ही तो जनरेट हो रहा है, तो ये यहां भी आएगा, तो रेंट रिसीव्ड यहां पे ऐड होगा। और अगर ये नहीं मेंशन हो कि आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस है,
जो आपकी लैंड है वो आप, हाँ, उस पे रेंट आ रहा है तो यही है आपका मेन काम, तो ये नहीं है ना, क्योंकि आप मशीन भी खरीद रहे हो। अगर आपका मेन काम ये है तो मशीन क्यों खरीद रहे हो? मशीन खरीद रहे हो मतलब मेन काम कुछ और है। 30,000 है ना, ठीक है। लैंड की खुद की कोई सेल परचेज नहीं है। दो चीज याद रखना इन्वेस्टमेंट में, एक तो इन्वेस्टमेंट की खुद की सेल परचेज होगी, उसका लेजर से लेना देना है, और फिर उस पर जो इनकम आती है वो अलग चीज है। फिर बचता है ये भी हो गया ना, शेयर्स ऑफ एक कंपनी 1 लाख 1 लाख, शेयर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, इसने डिविडेंड दिया। अब ये बताओ, अच्छा वैसे तो वैल्यू ही सेम है यार, मजा ही नहीं आया, छी, किसी का भी 10% निकाल लो, पर अगर हम बोले ये दोनों वैल्यू अलग होती, ये और ये, तो आप कौन सी लेते? यहाँ 1 लाख होता और मान लेते हैं यहाँ 120 होता, अब किसका निकालते? भाई फाइनेंसिंग से याद करो जो तुम, नहीं भाई ये डिविडेंड है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट नहीं है। डिविडेंड कौन सी वैल्यू पे मिलता है? ये कंपनी ने डिविडेंड इस साल किस साल का दिया होगा? पिछले साल का, क्योंकि इस साल की वैल्यू पे डिविडेंड तो वो अगले साल देगा। ये डिविडेंड है, ऐसे क्यों कह रहे हो? किसी पे भी निकाल दो, घोचू कहीं के। अबे डिविडेंड और इंटरेस्ट में फर्क होता है, यही तो कितनी बार करा है। तो यहाँ तो सेम है, इसीलिए आप कुछ भी कर लो वो 10,000 ही आएगा, पर अगर ये होते तो आप इस पे ओपनिंग पे निकालते डिविडेंड। और इसका दूसरा इफेक्ट डिविडेंड रिसीवेबल, ड्रिप। तो इन्वेस्टिंग का सारा लेना देना ड्रिप से होता है, और फाइनेंसिंग का या तो डर्ट से, क्योंकि डिविडेंड पेबल वगैरह उधर जाते हैं, मोस्टली उसी से ही होता है। वाइल्ड में भी होता है इसका, अगर रिटर्न ऑफ हो या डिप्रिसिएशन हो या लॉस हो, पर इनकम जितनी जनरेट होती है वो इससे है। डिविडेंड रिसीव्ड 10,000। हमने सारे साइन सही लिखे हैं ना। ये परचेज है, माइनस सेल है, प्लस सेल प्लस परचेज, माइनस सेल परचेज इंटरेस्ट, ठीक है। टोटल करो, टोटल करो। minus 524. Yes, 524. $524 नेगेटिव। समझ आ गया? कोई डाउट है? अब आप पहले ये रिकॉल कर लो आज आपने नई चीजें क्या सीखी हैं। एक तो आपने ये सीखा है कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये बैलेंसिंग फिगर हो, ये आपको दिया हो सकता है और ये बैलेंसिंग फिगर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं काफी हद तक मेरे को ऐसा लग रहा है इस साल ये लेजर आएगा, बाकी वी डोंट नो, क्योंकि ये इसके चांसेस हैं। फाइनेंसिंग में क्या आएगा वो तो जब फाइनेंसिंग डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। और इसमें तो कुछ भी नया नहीं था, तो बहुत इजी था। और इसमें तो काफी सारी चीजें हैं। इसमें अगेन लेजर में वो कुछ भी दे दे या कुछ भी ना दे, आप उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। लेजर बनाओ अपने आप, बैलेंसिंग फिगर से जो भी बचा हुआ है वो निकल आएगा। बस आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ जा रही है, और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस कहाँ जाते हैं, वो इन्वेस्टिंग में नहीं जाते। डिविडेंड मिल रहा है या देना है, ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग डिविडेंड का रेट, हमेशा इसमें गड़बड़ मत करना। डिविडेंड में ऐसे नहीं होता मिलते टाइम किसी भी मल्टीप्लाई कर दो। अगर उसके ईयर एंड पे शेयर्स 1,20,000 है तो इस साल का डिविडेंड वो डिक्लेयर करेगा और अगले साल पे करेगा ना, तो आपको कहां से मिल गया इस साल? फिर वो हो ही नहीं सकता। और बाकी तो ठीक ही था, रिवाइज करोगे तो पता चल जाएगा क्या आता है क्या नहीं आता।